सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। पीर का दिन है, जनवरी की 24 तारीख है और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जे के। आप सबका खुश आमदीद। सामीन नाज़रीन, आज के इस अहम तरीन नशरियात में जहां बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं होगी, कौमी शाहरा की नहीं होगी, मुल्क की सतह की सियासत की भी बात करेंगे। आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे 9:40 के आसपास, जब तीसरे पड़ाव पर हमारा ट्रांसमिशन आएगा। आपको बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है और आपके मसाइल किस तरीके के हैं। इस उम्मीद के साथ कि जब आप अपने मसाइल की आवाज़ बुलंद करेंगे, जब आप अपने मसाइल सामने रखेंगे तो उसका बराह रास्त असर हुकूमती ऐवानों पर पड़े और हुकूमती इदारे जो है वो किसी न किसी तरीके से उन मसले का हल करें। और इस फॉर्मेट को आज भी हस्बे वादा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चूंकि प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम आपको तारीख के पस मंज़र में भी लिए चलते हैं। आपको बताते हैं कि आज 26 जनवरी को माजी के अंदर क्या कुछ हुआ, चंद अहम तरीन वाक़ात पर गुफ्तगू होती है। लेकिन उस पर आने से पहले आपको बताते चले कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी नशरियात बराह रास्त इस वक्त फेसबुक के दोनों पेजों पर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, जहां पर आप खबर पढ़ेंगे भी, लाइव नशरियात को देखेंगे भी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ज़राया हैं जो आप जिसके ज़रिए से आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप लगातार ट्रांसमिशंस को देखते रहिएगा। वो ज़राया भी हम आपको वक्तन फवक्तन बताते चलेंगे। फिलहाल चलते हैं जी प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से। 26 जनवरी माजी के अंदर चंद अहम तरीन वाक़ात याद दिलाएंगे आपको आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुश आमदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के और एक नई प्रोग्राम का आगाज, नए हफ्ते का आगाज। 24 तारीख में खास क्या है, हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि 24 तारीख में आज के दिन माजी में क्या कुछ हुआ है। साल 2003 में आज ही के दिन भारत और फ्रांस के दरमियान हवालगी का मुआहिदा हुआ। 2003 में इस पर दोनों ममालिक की तरफ से दस्तखत किए गए और तकरीबन 18 बरस आज इस मुआहिदे को मुकम्मल हो गए हैं। 1857 में आज ही के दिन जनूबी एशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का क़याम अमल में लाया गया। 1914 में आज़ाद हिंद फौज के अफसर शाहनवाज खान की आज ही के दिन पैदाइश हुई। 24 तारीख इस हिसाब से भी काफ़ी अहमियत के हामिल है। 1985 में आज ही के दिन पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से नाफिज किया गया मार्शल लॉ खत्म किया गया, जो 1977 में लगा था 5 जुलाई को, लेकिन 1985 में आज ही के दिन 24 तारीख को इसे खत्म कर दिया गया। साल 2007 में आज ही के दिन सोमालिया में जहां पर जंग चल रही थी, अमरीकी फौज ने अलकायदा के ठिकानों पर फिजाई हमले किए और तबाही के कुछ और मनाजिर सोमालिया के अंदर ठीक 13 वर्ष कबल देखे गए। 1952 में आज ही के दिन बंबई, जिसे आप मुंबई कहते हैं, यहां पहला बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। जो हाल ही में फेस्टिवल खत्म हुआ, ये उसी प्रोग्राम की एक कड़ी थी जिसकी शुरुआत 24 तारीख को यानी आज के दिन साल 1952 में हुई थी। 1979 में आज ही के दिन अमेरिका ने निवाडा में एटमी तजर्बात किए थे और यह तीसरा एटमी तजर्बा था जो अमेरिका की जानिब से इस हिस्से के अंदर खासतौर से किया गया था। और बुखारेस्ट को 1862 में आज ही के दिन रोमानिया का दारुल हुकूमत यानी नेशनल कैपिटल आज के दिन करार दिया गया था। 24 तारीख थी, 1862 साल था जब आज के दिन बुखारेस्ट को रोमानिया का दारुल हुकूमत बनाया गया। चलिए, ये तो हिस्ट्री ऑफ द डे में खास जो अहम वाक़यात थे आप तक पहुंचाए। अब जरा खबरों का आगाज करेंगे और खबरों पे जाने से पहले एक बार फिर आपको बताएं कि सोशल मीडिया अलग अलग साइट्स पर हमारा प्रोग्राम जारी है और फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारी लाइव नशरियात चल रही हैं। इंस्टा और ट्विटर पर भी आप हमारे साथ रहिएगा। वहां पर भी आपको तमाम तरह की अपडेट्स जो इस प्रोग्राम में रहेंगी वक्तन फक्तन वहां पर भी अपडेट की जाएंगी। और इसके अलावा प्रोग्राम को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इशफाक, चलिए शुरुआत जरा करते हैं कौमी शाहरा की। और कौमी शाहरा की शुरुआत इसलिए बड़ी अहम बनती है क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान जब हम देखते हैं तो मौसम का मिजाज बदला हुआ था। कहीं पर हल्की हवाएं चल रही थी और कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई थी, बारिशें हो रही थी। और जब बारिशें हो और श्रीनगर को, जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की बात करना हो तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पंतिहाल और आसपास के इलाके के अंदर एक बार फिर पस्सियां जो है वो गिराई हैं और जिसकी वजह से
ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हुआ है। पहले ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो इत्तला दी गई थी रात देर गई कि आज जम्मू से श्रीनगर गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी और दरमानदा गाड़ियां ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट रहेंगी जी, जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर है उन्हें निकाला जाएगा ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद की ओर रवाना हो सके। लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हमें मिल रही है वो ये है कि बारिशों की वजह से, चूंकि अभी सुबह से बारिशें जो रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पंथियाल और कई मकामात पर हल्की और छोटी पसियां गिराई है, जिनको हटाने का काम अमले की तरफ से लगातार जारी है। और यही वजह है कि शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही इस वक्त मुतासिर हुई है। और महकमा ट्रैफिक के ऑफिसरों के मुताबिक आज वन वे रहेगा जी, 100% वन वे रहेगा और सभी गाड़ियों को वन वे चलने की इजाजत होगी। और ये वन वे जो है वो जम्मू से आज गाड़ियां जो थी चलने की इजाजत दे दी गई थी। और जरा सीधे चलते जब अपने नुमाइंदे के पास देखते हैं कि उनके पास क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है, क्योंकि अभी सड़क के बारे में प्रेडिक्ट करना कि अभी खुलेगी कब खुलेगी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर अंदर रेस्टोर हो जाता है ट्रैफिक और हम आपसे बात कर रहे होते हैं, कह रहे हैं जनाब ट्रैफिक अभी बंद है, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर खुल जाता है। तो इसलिए अपडेट क्या है, ग्राउंड जीरो पर लाइव अपडेट आपको बताएंगे जी। सीधे चलेंगे नदीम इकबाल के पास। नदीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जिस तरह से हम हाईवे की जहां तक बात करें, क्योंकि हाईवे पे हमने देखा था कि मौसम का काफी असर देखने को मिल रहा था हमें हाईवे पे, लेकिन जहां तक हम बात करें, क्योंकि कल शाम से ही मौसम में कहीं ना कहीं में बेहतरी देखने को मिली है और उस बेहतरी के साथ साथ में रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। अभी अगरचे रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, जहां तक हमारी ट्रैफिक हुकाम से बात हो पाई हो उनके मुताबिक अभी भी वक्त लगेगा लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा, जहां हमारे पास धलवास के मकाम पर पसियां गिराई है, कैफेटेरिया मोड़ रामबन है या फिर मिहाड़ है, पंठियाल के मकाम पर भी शूटिंग स्टोन हो रहा है। यानी ये चीज कि इस वक्त बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, शूटिंग स्टोन का सिलसिला अगरचे पंठियाल के मकाम पर और कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर चल रहा है, लेकिन क्लियरेंस का काम भी चल रहा है और ट्रैफिक काम का आने वाले 2 से 3 घंटे में रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आज गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी या नहीं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बारिश के बाद कहीं न कहीं हाईवे पर जो बड़ी पस्सियां उतर आती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अभी भी शूटिंग स्टोन जिन जगहों पे हो रहा है, अगर वो नहीं रुकेगा तो काफी मुश्किल हो सकता है रोड को क्लियर करना। लेकिन ट्रैफिक हुकाम का तो यही मानना है कि आने वाले 2 से 3 घंटे में रोड को मोटरेबल बनाकर गाड़ियों को चला देंगे। लेकिन अब ये वक्त फैसला करेगा। और दूसरी बात हम देखिए कि अगर मौसम ने साथ दिया तो आज शाम तक पॉसिबिलिटीज है कि गाड़ियों को चलने की इजाजत मिले। नदीम, पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ वन वे ट्रैफिक है और उसके बाद भी जब मौसम थोड़ा सा बेहतर भी हुआ, इसके बावजूद भी हमने देखा कि सिर्फ छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत थी। आज का जो ट्रैफिक प्लान है उसके मुताबिक क्या सिर्फ छोटी गाड़ियां ही जम्मू से कश्मीर जाएंगी या फिर हाईवे के ऊपर दरमानदा मुसाफिर हैं, पहले उन गाड़ियों को इंतजामिया की तरफ से निकाला जाएगा तरजीह बुनियादों पर? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग पिछले 1 हफ्ते से जायद का टाइम हो गया कि हमने देखा ट्रैफिक प्लान में सिर्फ LMVs का जिक्र किया जाता है, चाहे वो कश्मीर से जम्मू की तरफ हो या जम्मू से कश्मीर की तरफ। लेकिन आज का जो ट्रैफक प्लान है उसमें तो ये बताया गया है कि LMVs को जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत होगी। लेकिन आज की डेट में आसिफ एक चीज आपको बता दूं कि हाईवे पर ज्यादा तादाद दरमानदा गाड़ियों की है नहीं, लगभग 100 से 150 के करीब जो ट्रक्स है जिनको वादी कश्मीर की तरफ जाना है, वो कहीं न कहीं पंचाल के मकाम पर दरमानदा है। लेकिन आसिफ मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि LMVs की जब हम बात करते हैं और ट्रैफिक प्लान में ये चीज आती थी कि जनाब LMVs को चलने की इजाजत होगी, लेकिन हमने कहीं न कहीं देखा कि जैसे LMVs को क्लियर किया जाता था, LMVs की जो कट ऑफ टाइमिंग मुकर्रर होती थी, उसके बाद HMVs को भी चलने की इजाजत इस बीच मिली है। पिछले 1 हफ्ते से सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसको अनऑफिशियल तरीके से करा गया। ऑफिशियली जो ट्रैफिक प्लान आता था उसमें सिर्फ LMVs का जिक्र किया जाता था। लेकिन आज की जहां हम बात करें, आज तो LMVs को ही चलाया जाएगा, क्योंकि कहीं मकामात हमारे पास ऐसे हैं जहां पे सिंगल रोड क्रॉसिंग है और छोटी गाड़ी वहां से गुजर सकती है, बड़ी गाड़ी के चलने के काबिल रोड है नहीं। जब रोड मोटरेबल होगी और डबल क्रॉसिंग में से कन्वर्ट किया जाएगा, बड़ी गाड़ी के चलने के काबिल जब रोड हो जाएगी, उसके बाद उन्हें भी चलने की इजाजत होगी। लेकिन आज जैसे रोड क्लियर होगी उसके बाद छोटी गाड़ियों को ही चलने दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए रामबन से नदीम इकबाल। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फिलहाल अगर आप शाहरा पर सफर करने के हवाले से कोई प्लान बना रहे हैं तो बिना सूरत हाल को जाने सफर करने की ना सोचे, चूंकि इस वक्त अब भी पंथियाल और
जो मंकी मोड़ है इसके आसपास के इलाकों में, ये बनिहाल रामबन का वो स्ट्रेच है जहां तकरीबन 2 हफ्तों से वक्फे से चाहे पत्थर गिरने का सिलसिला हो या फिर अभी मिट्टी के तोदे गिरे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि यहां पर इस वक्त बहाली का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल एहतियातन गाड़ियों को यहां पर रोका गया। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिशियली फिलहाल गाड़ियां आज वादी से ऑलमोस्ट सारी प्रायोरिटी जो रहेगी वो जो दरमानदा गाड़ी जो सुबह 3-4 बजे निकली हैं और रास्ते में आज ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल से किसी गाड़ी को आगे बढ़ने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी जम्मू से। लेकिन फिलहाल कोशिश यही रहेगी अमले की कि जो दरमानदा मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां, उन्हें रवाना किया जाए। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। यौम जमहूरिया की आमद है और यौम जमहूरिया की आमद से कबल जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात किए गए हैं और सिक्योरिटी को जहां इंतजामात किए गए हैं वहीं पर हाई अलर्ट पर कई मकामात पर सिक्योरिटी एजेंसीज को कर दिया गया है। यौम जमहूरिया की तकरीब का इनेकाद और जम्मू और श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम और मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जहां 2 अहम तकरीबें होनी है, जहां पर परचम कुशाई होनी है, ड्रोन के जरिए से निगरानी की जा रही है। वहीं पर चप्पे चप्पे पर जहां एंटी सेबेटॉज चेकिंग लगातार हो रही है, वहीं पर कई मकामात पर अब मजीद सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। इधर कल सूबाई इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर जहां जम्मू के अंदर मेहमान खुसूसी की हैसियत से परेड पर सलामी लेंगे, परचम कुशाई करेंगे, वहीं पर श्रीनगर के अंदर उनके मुशीर खास जो हैं वो परचम कुशाई करेंगे। भटनागर साहब जो है मुशीद भटनागर वो श्रीनगर के स्टेडियम के अंदर मौजूद रहेंगे, शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर वो कौमी परचम लहराएंगे और मार्च पास पर सलामी भी लेंगे। इसके साथ साथ जो पिछले कई दिनों से चिमेगोइयां और अफवाहें चल रही थी उस पर भी एक फुल स्टॉप लगा दिया है इंतजामिया ने और यह साफ कर दिया है कि हस्बे मामूल जिस तरीके से पिछले साल सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर डीडीसीज की तरफ से परचम कुशाई की गई थी, ब्लॉक लेवल पर बीडीसीज की तरफ से परचम कुशाई की गई थी, एसडीएम के ऑफिस में एसडीएम ने की थी या तहसीलदारों ने की थी या इसके बराबर रैंक के अफसरों ने की थी, उसी प्रोटोकॉल को इस साल भी फॉलो किया जाएगा और परचम कुशाई की तकरीब के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर डीडीसीज परचम कुशाई करेंगे और ब्लॉक लेवल पर जो है वो बीडीसीज लगाएंगे और तहसील लेवल पर जो है वो इसी तरीके से तहसील ऑफिस के अंदर तहसीलदार लगाएंगे परचम और परचम कुशाई करेंगे। इस सिलसिले में जहां सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है वहीं पर फुल ड्रेस रिहर्सल परेड्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सभी रियासतों के अंदर इस वक्त जहां रंगारंग तकरीबों का एहतमाम भी किया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वहीं पर सबकी नजरें अब 26 जनवरी की तकरीब पर रहेंगी जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बात भी करेंगे और बातों बातों में क्या बात वो करेंगे इस पर गहरी नजर सबकी रहेगी। तो फिलहाल यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल ऑर्डर आपके सामने है और साथ साथ सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी काफी सख्त कर दिए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को आप देखेंगे तो यहां से लखनपुर में एंट्री के साथ ही आपकी चेकिंग और भी तेज हो जाएगी, सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। उधर अगर ऊपरी इलाकों में देखेंगे तो शुमाली कश्मीर से लेकर खिता पीर पंचाल तक सरहदी इलाकों में जहां पर फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ इलाकों के अंदर न सिर्फ गश्त कर रही है बल्कि सरहदी इलाकों से लेकर निचले यानी शहरी इलाकों तक इस वक्त भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ चेकिंग का सिलसिला कौमी शाहराहों पर तेज कर दिया गया है। चूंकि सिर्फ आज और कल का दिन है और जहां पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी जो है उसके लिए भी तैयारियां आमतौर पर कोविड प्रोटोकॉल के बीच में हुई हैं, लेकिन इन सब के साथ उन शाहराहों के ऊपर जहां नकलो हरकत आज दोबारा ज्यादा देखी जाएगी, क्योंकि आज सुबह 6 बजे ही कोविड का जो हफ्तावार लॉकडाउन था उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद सरगर्मियां और भी तेज हो जाएंगी। सारी सूरत हाल पर फिलहाल नजर सिक्योरिटी एजेंसियां या दीगर जो इस वक्त एजेंसीज मुतहरिक नजर आ रही हैं, फौज की भी मुसलसल इलाकों के अंदर चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो या निचले इलाकों में इस वक्त नजर है। लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया के फैसलों की भी बात करते हैं और आपको एक और मंसूबे की तरफ लिए चलते हैं जिसका आगाज पिछले साल यानी 2021 के वस्त में हुआ था, लेकिन साल 2022 आते आते करीब 7 से 8 महीने गुजरने के बाद भी मंसूबाबंदी जो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी वो नाकाम होती नजर आ रही है। रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट या जिसे आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं,
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी सड़क के नाम से एक ऐप आवाम के लिए वक्फ किया और कहा कि आपकी सड़कों की हालत बेहतर हो, आप अपनी शिकायत इस ऐप के जरिए से हुकूमती ऐवानों तक और इदारे के जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक हमारी सड़क ऐप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है, क्योंकि सरकारी तौर पर जो ग्रीवेंसेस रजिस्टर की जा रही हैं, पहले तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब की भी जाती है तो ज़्यादा इसमें कोई बेहतरी या ज़्यादा कोई रिस्पांस सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। एक आरटीआई दाखिल किया गया है जी, उस आरटीआई के जवाब में ये कह दिया गया कि 42,241 स्क्वायर किलोमीटर जो सड़कें हैं जी हमारी, उसके में पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है वो 1.3 करोड़ के आसपास है। और अगर आप कंप्लेंट्स की बात करें, जहां पर इतनी लंबी सड़कें हमारी हैं और इतनी ज़्यादा आबादी है, तो 150 दिनों के अंदर 80 से ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई हैं इस ऐप पर, जिसका मतलब हर दिन आपके पास 0.54% के हिसाब से एक कंप्लेंट आई है। अब आप हमारे पास देखिए, सिर्फ 15 मिनट का प्रोग्राम होता है और हर दिन ये शिकायत होती है जनाब सड़क बन नहीं रही है, सड़क में गड्ढे और गड्ढों में सड़क है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐप का हाल ये है, सरकार कह रही है कि हमारे पास जो शिकायतें नहीं आ रही हैं जी, 85 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, डेट मीन 0.54 शिकायतें टोटल आई है। आरटीआई के हिसाब से 6 कंप्लेंट्स आई हैं जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, 6 डोडा से, 7 कठुआ से, 5 पुंछ से, 9 राजौरी से, 4 उधमपुर से, 1 कठुआ से, रामबन से डिस्ट्रिक्ट से। इसके साथ साथ जब आप श्रीनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो श्रीनगर शहर के अंदर जो कंप्लेंट 3 अनंतनाग से, 12 बड़गाम से, 6 बारामूला से, 2 कुपवाड़ा से, पुलवामा शोपियां से 1 कंप्लेंट और गांधरबल से 1 कंप्लेंट आई है पिछले 5 महीनों के दौरान। यानी ऑल इज वेल है, इस ऐप के हिसाब से ऑल इज वेल है। अब जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट जिनकी तरफ से ये आरटीआई किया गया था कि बताएं जी सरकार क्या कुछ कर रही है और कितने कंप्लेंट्स आई हैं, रिड्रेसल क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ सरदार बलदेव सिंह साहब ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया जी बलदेव साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मॉर्निंग शो में। जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये आरटीआई अगर आप देखें तो अवामी अहमियत की हामिल आरटीआई है। ये दिमाग में कब आया कि इस ऐप के बारे में पता करें, क्योंकि 8-9 महीने पहले एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया ऐप को, कहा कि जनाब आप घर बैठे अब आप शिकायतें की है, फोटो अपलोड करें और हम आपका रिड्रेसल करेंगे। किस तरीके से आपके जहन में ये आया और क्या कुछ आरटीआई के जवाब में डिटेल में कहा गया है? देखिए गौर जी, जम्मू कश्मीर में रोड की कंडीशन बड़ी खराब है, बहुत ज्यादा डैमेजेस हैं, सब स्टैंडर्ड के काम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी कंप्लेंट पहुंचाने के काबिल नहीं थे। लेकिन आज से कुछ देर पहले मैं कमिश्नर शैलेंद्र जी से मिला, जो पीडब्ल्यूडी के कमिश्नर हमारे, उनको मैंने 10 नुकाती एक प्रोग्राम सजेशन के तौर पे दिया। उसमें एक ये भी था कि जो काम सड़कों के किए जा रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड के हैं, लोग कहीं कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे। मैंने एक सुझाव दिया था कि आप जहां कोई रोड का काम लगता है उसके ऊपर एक बोर्ड डिस्प्ले कर दीजिएगा, जहां पर इंजीनियर का नाम हो, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम हो और एक नोडल अफसर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पीडब्ल्यूडी में एक नोडल अफसर बना दीजिए, एडब्ल्यू रैंक का, उसका नंबर वहां दे दीजिए, ताकि लोग वहां पर उस नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट कर सके और उसका रिड्रेसल हो। लेकिन जब मुझे शैलेंद्र जी ने यह कहा, कहते वरुण जी जो आपने ये 10 प्रोग्राम पॉइंट हमको दिए हैं इसमें से 90% काम हमने कर चुके हैं, तो मुझे अच्छा लगा। कहने लगे एक जो जहां तक आपकी कंप्लेंट का ताल्लुक है वहां पर हमने एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, हमारी सड़क उसका नाम है ऐप का, और वो बड़ी जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो लोगों के डोर स्टेप तक फैसिलिटी या घर बैठ के उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो सरकार की तरफ से इतना इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन जब मैंने उस जो लॉन्च की गई 6 अप्रैल 2021 को वो लॉन्च की गई, उसको मैंने बहुत कोशिश की चलाने की, मैं उस पर जाके कंप्लेंट फाइल कर सकूं, लेकिन मैं एक एजुकेटेड होने के नाते भी मैं उसमें कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसके बाद मैंने दोबारा शैलेंद्र जी को वो फिर मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैंने कहा जी ये आपकी कंप्लेंट जो है यूजर फ्रेंडली नहीं है, मैं कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाया, लिहाजा उसको देखिएगा। कुछ देर के बाद मुझे वहां सेक्टर से किसी का फोन आया जो इस सेक्टर को देखता था। मैंने उनको जब बताया भी ऐसे से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनमें एरोगेंस झलक रही थी, वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे पास एक पावरफुल टूल है, मेरे पास आरटीआई है, मैं उसका इस्तेमाल करके कम से कम देखूंगा। तो ये जो ऐप सरकार लॉन्च तो करती है बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम रख के, और हानबर एलजी साहब के थ्रू इसकी इनॉग्रेशन कराएगी। तो जब मैंने फिर आरटीआई लगाई कुछ 6 महीने के बाद आरटीआई लगा के मैंने देखा वो इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और कितना डिस्पोजल हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था ये अगर मेरे जैसे पढ़ा लिखा शख्स भी नहीं कंप्लेंट फाइल कर सका
तो देहाती एरिया में, रिमोट एरिया में लोग डोडा, भद्रवा, गूल, गुलाबगढ़, रजौरी, तो ये लोग कैसे फाइल कर सकते होंगे। तो फिर उसके बाद जब मैंने आरटीए लगाई, गौर जी बड़ा हैरान करने वाले जवाब आए कि विद इन द स्पैन ऑफ 5 मंथ, जिनके 150 दिन में टोटल 88 कंप्लेंट्स 20 डिस्ट्रिक्ट में फाइल की गई जी। इतनी कंप्लेंट्स अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की होती तो मैं सेटिस्फाई होता, चलो ठीक है जी, कम से कम 88 लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट से फाइल तो किया, लेकिन 20 डिस्ट्रिक्ट में से टोटल 150 दिन में टोटल 88 कंप्लेंट्स आई। इट मींस कि जो मैंने कहा था वो विंडिकेट करता है कि वाकई वो सच है, जो मैंने कहा था ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। और सरकारें एक चीज और करती है, पैसा तो बहुत खर्च कर देती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई ऐप है, पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कहीं पर इसकी तरफ से मॉनिटरिंग नहीं की जाती। और इसके आप फंक्शन देखें, ये चल रही है नहीं चल रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारा पीआर सिस्टम इतना मजबूत है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, हर दिन पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट आती है भाई सरकार ने क्या काम किया। क्या कभी सरकार ने किसी आधे पेज पे या किसी छोटे से कोने में अखबारों में इसकी भी ऐड दी भाई हमारी सड़क ऐप है, लोगों के फायदे के लिए लोग जाके इस पे जाके इस्तेमाल करें और इसमें अपनी कंप्लेंट फाइल करें? ऐसा नहीं किया गया। ये चीजें छुप के रह जाती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आती, और जिस चीज आई भी है तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है। अच्छा, ये जो कंप्लेंट्स आपकी है, ये जो आप कह रहे हैं कि जनाब आरटीआई के जरिए से अब ये खुलासा हुआ कि टोटल 88 कंप्लेंट्स हुई हैं, तो इनमें से क्या रिड्रेसल भी किसी का हुआ है या फीडबैक गया है उन लोगों को जिनकी तरफ से कंप्लेंट गई थी? सर इसमें उसका मुझे अपडेट नहीं किया गया भाई उनको फीडबैक दिया गया या नहीं दिया गया, रिड्रेसल कैसे हुआ उसका इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था। आरटीआई में उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उस पर भी काम करूंगा, वो भी पूछूंगा। देखिए गो जी, सांबा से कोई कंप्लेंट नहीं आई, रियासी से कोई कंप्लेंट नहीं आई, रामबन से कोई कंप्लेंट नहीं आई, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से कोई कंप्लेंट नहीं, बांडीपुरा से कोई कंप्लेंट नहीं। क्या वहां पर रोड बिल्कुल ठीक ठाक बनी हुई है? क्या वहां 1 लाख कंस्ट्रक्शन के काम हुए, वहां पर कंप्लेंट नहीं? लेकिन वहां पर बेचारे जो लोग रहते हैं वो इस काबिल नहीं कि वो कंप्लेंट फाइल कर सके, ना ही वो की। अच्छा बलदेव जी, क्या आपका ये मानना कि ये जनाब ये जो ऐप सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया, एलजी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, एक तो ये है कि आम आदमी के पास इसका नॉलेज है नहीं, और अगर है भी तो क्या ये उतना पीपल्स फ्रेंडली है जितना हम आम ऐप्स को देखते हैं? तरह तरह की ऐप्स इस वक्त दुनिया भर के अंदर और स्पेशली इंडिया के अंदर है जी। हमारी नेशनल ऐप्स भी है जहां पर आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, अदर ऑफिस के साथ बात कर सकते हैं। क्या ये उस तरीके का बनाया गया या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें जुगत लगानी पड़ती है? देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इन चीजों पे गौर था, मैं पब्लिक के बारे में पब्लिक रिलेटेड इश्यूज पे काम करता रहता हूं, क्योंकि ऐप्स तो लॉन्च होती है जो मुझे पता है, स्कीम पेपरों में बड़ी अच्छी लगती है, ये भी पता लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वो चीजें काम नहीं करती। जब इस ऐप के बारे में मैंने देखा तो एक तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐप है, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट पहले अपना खोलिए, उस डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपको आपके ब्लॉक में जाना है, फिर आपके ब्लॉक में आपको सड़क का नाम ढूंढना है। और जी अब मैं थक गया ढूंढ के, मुझे गुरु नानक नगर इस रोड पे इसका नाम उस ऐप में मुझे नहीं मिला। और गौर जी उसके अलावा मैं आपको कहूं कि ये सिर्फ होना चाहिए, आएगा जियो टैगिंग या लोकेशन आ जाती है, सिर्फ इसमें होना चाहिए था जो मैंने उनको भी बोला था भाई जिस जगह अगर किसी ने कंप्लेन करनी है, रोड डैमेज है, वो वहां पर खड़ा होके उस रोड की फोटो क्लिक करे और 2-4 लाइनें लिख दे इस पे ये क्या हुआ, इसमें क्या चीज इसमें हुई है, तो वो सीधा सीधा अपलोड हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सपोज एक जम्मू में प्रेस क्लब जम्मू के बाहर 2 महीने पहले एक रोड बनी है, वो डैमेज हो गई है, मैंने वहां भी जाके बड़ी कोशिश की भाई इस रोड का मैं फोटो क्लिक करके इस पे अपलोड करूं, नहीं कर पाया, क्योंकि वो पहले रोड का नाम मांगता है, और रोड का नाम वो मांगता है जो उन्होंने वहां पर लिस्ट दी होगी है, उसी लिस्ट में से आपको चुनना है। आपकी अगर रोड उसमें लिस्ट में नहीं है तो आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं होगी। तो हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में रोड है, उसका नेम पॉसिबल नहीं होता भाई अपलोड किया जाए। इससे सबसे अच्छी ऐप यही होती है कि अगर यूजर फ्रेंडली बनानी है तो जिस जगह पर कोई डैमेजेस है वहां पर शख्स खड़ा होकर उसकी फोटो क्लिक करे और वो आपके पास पहुंच जाए, और नीचे वो डिस्क्रिप्शन में लिख दे, हिंदी या किसी लैंग्वेज में लिख दे तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रोड आइडेंटिफाई करनी है, और कई बार लिखा होता है रोड गुलाम मोहम्मद के घर के बाद से लेकर यहाँ तक, तो कई बार उसके आगे नाम कुछ और कर दिया जाता है, लोग अपनी रोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं समझता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी देख रहे होंगे और राजभवन वाले भी आपकी न्यूज को देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो इन चीजों को देखेंगे। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाता, मैं जब भी बात करता हूँ गौर साहब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेस पे करता हूँ। अगर ये कंप्लेंट कम से कम मिनिमम 20 डिस्ट्रिक्ट है, गौर साहब 20 कंप्लेंट भी रोज की आती ना, तो अब हम मानते हैं कि पीपल्स फ्रेंडली है। बहुत शुक्रिया जी बलदेव जी ज्वाइन करने के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात है जी, क्योंकि सड़क
माना जाता है कि तरक्की का दरवाजा है और हमारे सड़कों की हालात क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था कि आप जनाब घर बैठे अपनी शिकायत बता दीजिए, हम आपका हल ढूंढेंगे। लेकिन बलदेव जी का मानना है कि जनाब ऐप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस पर आम आदमी का जाना काफी मुश्किल है, और अगर गए भी हैं तो उसके बाद हाल क्या है कि 8 महीनों में 88 कंप्लेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि ऑल इज वेल सरकारी हिसाब से, लेकिन ऑल इज वेल कितना है हमारे प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे होंगे। तो ये तो जनाब की बात सड़क की। फटाफट जरा आपको बताते हैं कि अवामी नुमाइंदे एहतजाज पर है, उस खबर पर भी चलते हैं, क्योंकि लगातार अब तकरीबन आज 8वां दिन है जी एहतजाज का। पूजा ठाकुर जो डीडीसी कठुआ है, अवामी मुतालबात को लेकर लगातार सरापा एहतजाज है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरपर्सन है किश्तवाड़ से, वो मुसलसल एहतजाज पर हैं और जिला किश्तवाड़ के अंदर जहां पर पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं तकरीबन आज 1.5 हफ्ता हो गया है जब एक तातुल जैसी सूरत हाल बनी है। बिजली मंसूबे में मकामी लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है, मकामी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, जिन लोगों की जमीनें ली गई उन्हें लेकर इल्जाम है कि उन लोगों को अभी तक मुआवजा जमीनों का नहीं दिया गया। और इस वक्त चूंकि माइनस टेम्परेचर है, सर्दी की काफी ज्यादा शिद्दत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डीडीसी चेयरपर्सन है वो और कुछ और चंद अवामी नुमाइंदे भी एहतजाजी धरने पर हैं। और आज तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है जब कोई बात एक तो डीडीसी की चेयरपर्सन या उनके साथियों या जो उनके हिमायती हैं उनके दरमियान नहीं बन पाई है, और दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जब पहली मीटिंग से इन नुमाइंदों ने बाहर का रास्ता अख्तियार किया था तो उस वक्त इंतजामिया की बात इनकी तरफ से नहीं सुनी गई थी। यानी इंतजामिया अपने तर्क दे रही है और अवामी नुमाइंदे जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान जो गैप है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, फासले बढ़ते जा रहे हैं, किसी तरह की कमी नहीं। और इन सब के बीच में सफर है तो वो आवाम। तस्वीरें पुरानी है जिस दिन एहतजाज शुरू हुआ था और आज की क्या कुछ सूरत हाल है। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो खित्ते के अंदर पन बिजली के मंसूबे हैं या बिजली मंसूबे जिन पर काफी वक्त से कुछ पर काम चल रहा है, कुछ पर मुकम्मल हो चुका है, और बिजली की पैदावार में इजाफा करने या बिजली की पैदावार की जब बात आती है तो किश्तवाड़ को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए चूंकि पकुलडुल समेत दीगर यहां पर तरक्याती मंसूबे हैं, ऐसे बिजली मंसूबे जिनकी वजह से ही यूनियन टेरिटरी के इस खित्ते से निकलकर बाकी मुल्क के हिस्सों में भी बिजली पहुंचाई जाती है। लेकिन जब बात मकामी सतह पर आती है, चूंकि सरकार का हमेशा से एक दावा रहा है जिस एरिया के अंदर जिस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने की कोशिश हुई है वहां पर मकामी आबादी को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले, रोजगार मिले, चाहे वो बिजली का मंसूबा हो या बाकी एरियाज के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों। वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज से लेकर आज तक बने मंसूबों के बीच में इसी तरह के सवाल और इसी तरह के एतराजात रहे हैं। खदशात का इजहार हमेशा मकामी सतह पर यह रहा है कि अगरचे सरकार की तरफ से जमीनें भी ली गई, जंगलात भी काटे गए, मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़े प्लान तरतीब दिए गए, लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो तब उस वक्त इन मंसूबों को तकमील तक पहुंचाने के लिए बाहर से लेबर को, बाहर से लोगों को यहां जरूर लाया जाता है, मगर मकामी सतह पर रोजगार के लिए लोग एहतिजाज करने पर मजबूर होते हैं। पहले तो आपने देखा था कि लोग इन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम न मिलने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों की नुमाइंदगी करने वाले और जिला तरक्याती काउंसिल की जो इस वक्त हेड है, चेयरपर्सन है, वो खुद जब एहतिजाज पर हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामला किस नौइयत का है। उनकी हिमायत में कई लोग हैं, जहां पर अवामी नुमाइंदे उन्हें पूरी सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ उनके साथ हैं, कुछ हालांकि उनके साथ हमें नजर नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इस पर अवाम का तासुर जानते हैं तो पता यह चलता है कि सरकार की इस गलती को पहले दिन से ही नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई अभी इसमें आगे कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है, चूंकि मकामी लोग एहतिजाज भी करते रहे और उस इलाके की आबादी जहां पर ये मंसूबा है, जहां पर ये प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर काम कई बार रोका गया, कई बार खलल डाला गया और यहां तक कि कई वर्कर्स को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा इस मंसूबे के काम के दौरान। लेकिन इन सब के बावजूद भी बात अब तक नहीं बनी। नए साल के पहले 22 दिन भी 2021 के दरमियान जो मामला हमने देखे थे वो अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि आज भी ये एहतिजाज खित्ता चिनाब के अंदर जारी है।
चलिए सीधा हम किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ पूजा सिंह ठाकुर साहिबा इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं, बराह रास्त हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। उनसे और बात करते हैं। बहुत शुक्रिया पूजा जी ज्वाइन करने के लिए। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पिछली बार जब आपसे बात की थी तो आपकी तरफ से इल्जामात काफी ज्यादा लगाए गए थे, और उसके बाद अब तक इन 4-5 दिनों के अंदर क्या कुछ और हुआ है? फर्दर कोई कार्रवाई डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया है? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे तक पहुंची थी और जो भी हमारी डिमांड्स हैं हमने कह दिया है कि उससे एक एक करके वो लोग अपना काम जो है स्टार्ट कर दें। बट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर भी हैं, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू जिन्होंने कि कहा है कि मैं यहाँ पे आऊंगा, और जो MDs हैं CVPC के वो उनके साथ बैठ के भी हम लोग एक मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए। बार बार मुझे सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में जो भी ये मसाइल है उनका हल हो जाए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पहले भी कहा है कि जो लोगों की पेमेंट्स का इश्यू है, पेमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अवेलेबल है, वेरिफिकेशन हो चुकी है। RR प्लान जो लेफ्ट आउट है उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग पेमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी है तो फिर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पेमेंट ना होने का क्या मतलब है। क्यों पेमेंट जो है 4 साल से लोग सफर कर रहे हैं पेमेंट के लिए, क्यों नहीं उनको दी जा रही है? उसके बाद जो हमने ये मसला उठाया कि जो हमारे ये जो प्रोजेक्ट साइट पे जो लोग रह रहे हैं जिनके घर ब्लास्टिंग से डैमेज हो रहे हैं, उनके लिए रिनोवेशन के लिए हमने मांग की है, उनको रिनोवेशन दी जाए। और जो 14 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे RR प्लान में, उनमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो अभी तक हम लोगों को मिले ही नहीं है। तो इन चीजों पे बात होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं 6 दिन से आज यहाँ पर हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो लेबर तबका है उसके साथ भी जो है बदसलूकी बेइंसाफी हो रही है। मैं लेबर क्वार्टर्स में बैठी हूँ, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, मतलब स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ धज्जियां उड़ रही हैं, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? ALC किश्तवाड़ को यहाँ क्यों बिठाया गया है? ये सब चीजें इतने दिनों में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और मुझे लगता है कि इन सब मसलों पे जो है बात होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे इफेक्टेड है उन लोगों के लिए बात होनी चाहिए, हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ टकल डूल बन रहा है, हमारे यहाँ कीरू प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारे यहाँ करथई का काम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे क्वाड का काम स्टार्ट होने वाला है, डूल फेज सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है। इतने प्रोजेक्ट का हब हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, तो आने वाले समय में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को आप क्या दे रहे हैं? पूजा ठाकुर, क्या मैं ये समझूं कि आपका ये मानना है कि जनाब चिराग तो वहां पर है, लेकिन चिराग तले अंधेरे की कहावत जो है वो सटीक बैठती है किश्तवाड़ के पूरे इलाके के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो चिराग तले अंधेरा ही है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आएंगे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ लोगों को कितने कितने घंटे जो है लाइट के बिना गुजारना पड़ा। जहाँ पे बिजली है, कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे बिजली ही नहीं है, पर जहाँ पे कम से कम है वहाँ तो जो टाइम टू टाइम जो बिजली की फैसिलिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं दिखता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप DDC चेयरपर्सन है, इलेक्टेड है, और एक सेट प्रोटोकॉल है DDCs के लिए, और जब आप प्रोटेस्ट पर बैठे हैं तो ये एक्सट्रीम स्टेप है। इसके बाद आपके हाथ में भी कुछ नहीं था, क्योंकि ये ऐसा लग रहा कि तंग आमद व जंग आमद वाला मामला है। तो अब क्या ये मामला टेबल पर नहीं हल हो सकता? आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती, आप मीटिंग्स कॉल करती, अफसरों को बुलाती, उनको स्ट्रीमलाइन करती, रादर ये कि आप पिछले 7 दिन से वहां पर बैठे हैं धरने पर? देखिए सर, अगर ऐसा हो पाता तो शायद ये पहले ही हो जाता। जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनके साथ बैठ के क्या बातें हुई हैं, इन कंपनीज वालों के किस तरह से इन लोगों ने फ्रेमवर्क किया हुआ है, जो हमें RR के तहत जो हमें पैसा प्रोवाइड किया गया है डेवलपमेंट फंड के लिए, वो अभी तक कहीं ग्राउंड पे नहीं। वैसे तो वो जो डेवलपमेंट फंड हमें मिला है वो ना के बराबर है।
बट जो मिला भी है 4 साल तक वो यूज क्यों नहीं हो रहा है ग्राउंड पे? ऐसा कितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतना काम है कि जो लोग बर्फबारी में, जो लोग ठंड में मर रहे हैं, उनको डेवलपर फंड जो दिया जा रहा है वो नहीं लग रहा है ग्राउंड पे। बहुत सारे इश्यूज हैं सर। मैं मतलब अगर डिस्कस करने बैठूंगी तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एलजी इंतजामिया हम तक पहुंचे, हम बैठ के बात करेंगे कि हमें यहाँ पे कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि इन फ्यूचर जो है, जिस तरह हम अपनी पुरानी जनरेशन को कोस रहे हैं कि डेल हस्ते बनाने के बाद हम लोगों को क्या मिला है, आने वाली जनरेशन ये हमें ना कोसे कि इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने के बाद उन लोगों को क्या मिला है। तो मैं बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ऑफ किश्तवाड़, मैं यही मांग करूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को इन प्रोजेक्ट में कुछ फायदा दिया जाए, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, यहाँ के लोकल्स को यहाँ पे अच्छा पूजा जी बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज है जी, पूजा ठाकुर जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी है, एक सियासी जमात को आप बिलोंग करते हैं, आपकी जमात की तरफ से भी काफी खामोशी है, रेस्ट अदर पार्टीज ने भी ज्यादा कोई तवज्जो इसकी ओर नहीं दी है। क्या मैं ये समझूं कि फारफ्लंग एरिया है, हिली एरिया है और ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो पाती है, ये एक बड़ी वजह है कि आपको इस वक्त इस तरीके से छोड़ दिया गया है? सर मैं यहाँ किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं बैठी हूँ। मैं एक जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं उस एरिया से एज ए डीडीसी मेंबर जीत के आई हूँ। उसके साथ साथ मैं इस एरिया की बेटी हूँ सर। मैंने जन्म लिया है, तो मैं यहाँ ना तो किसी पार्टी के सिंबल पे बैठी हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिन्होंने मुझे डीडीसी चेयरपर्सन में वोट किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मतलब इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये किसी पार्टी, सिंगल पार्टी के लिए नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। यहाँ की जितनी पार्टी, तो उनको एक ही मंच पे आके ये बात करनी चाहिए कि जो मैडम इश्यूज उठा रहे हैं वो जेन्युइन है। ये पूजा जी बस एक लास्ट कमेंट मैं लूंगा, उसके बाद जरा आसिफ आपसे गुफ्तगू करेंगे एक सवाल। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट उमर साहब काफी एक्टिव है जी, ट्विटर पर फटाफट से ट्वीट कर देते थे। इस मामले पर 7 दिन आपको ठंड में है, माइनस टेम्परेचर है और जेन्युइन इश्यूज आपकी नजर में है, लेकिन उमर साहब का एक ट्वीट नहीं, मैडम महबूबा मुफ्ती जो खुद खातून है, एक बात नहीं आपकी। तो कैसे आप इसको देखते हैं? मैं इतना मतलब इतने सवालों के जाल में नहीं फंसना चाहूंगी और ना ही मैं ये सोचोगे कि उसने ट्वीट नहीं किया या सर ने, हमारे उमर साहब ने ट्वीट नहीं किया। मुझे ये पता है कि मैं एक अपने जेन्युइन कॉज के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरी पार्टी के साथ साथ जो अदर पार्टीज है, ओपोजिशन पार्टीज, वो भी मेरे साथ हैं, क्योंकि ये सबका मसला है सर। ये एक किसी सिंगल पार्टी का मसला नहीं है, ये एक सिंगल पूजा ठाकुर का मसला नहीं है, ये एक किश्तवाड़ी का मसला नहीं है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का मसला है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीजों में कि मुझे पूछा नहीं जा रहा है या कुछ वैसा कुछ नहीं। मैं अपना काम कर रही हूँ और सबको पता है कि ये एक जेन्युइन कॉज है और उमर साहब जो है मेरे से बात करते रहते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। बट ये है कि आप मेरा जो ये प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं अब किसी कॉज के लिए बैठी हूँ तो उसका सोल्यूशन लेके ही हम यहाँ से जाएंगे। पूजा जी, जब आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आपके साथ यहाँ पर है, जब पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने की आपकी बात हो रही है, तो बाकी लोग भी क्या आपको सपोर्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो भी एक बताइएगा। और दूसरा, चूंकि सिर्फ आज और कल का दिन है और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटोकॉल सेट किया उसमें आपको गणतंत्र दिवस पर परचम भी लहराना है, तिरंगा भी फहराना है, तो क्या आप उस प्रोग्राम का इसका मतलब हुआ कि हिस्सा फिर नहीं बनने वाली है? मेरा फर्ज है देश के प्रति। अगर मुझे वो प्रोटोकॉल दिया गया है कि मैं अपने तिरंगे झंडे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुझे फहराना है, तो मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल पूरा करूंगी। फ्लैग पोस्टिंग के बाद मेरा धरना जो कंटिन्यू रहेगा, हम अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। मेरी जगह जो मेरे यहाँ के लोकल सरपंचेस है वो बैठेंगे। और जैसे कि आपने बात की कि बाकी लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं या नहीं, तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे
सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि अगर उन्हें मुझे उन लोगों की अगर सपोर्ट की जरूरत है तो मैं उनको बुलाऊं, बट मैं खुद आपको भी, जैसे कि मैंने पहले भी पता है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का जो है पूरा पालन भी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने मना किया है। क्योंकि सर हमारे यहाँ अगर मैं एक कॉल करूंगी तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट तो रहने लीजिए, जो हमारे पास के गांव है यहीं की आबादी इतनी है कि अगर वो बैठ गए यहाँ पे तो थोड़ा सा यही है कि चलिए बहुत शुक्रिया जी पूजा मैडम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस दूर दराज इलाके से हमारे साथ लाइव नशियात में बात करने के लिए। पूजा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करती है। उमर साहब हर बात पर ट्वीट करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन पिछले 7 दिन से डीडीसी चेयरपर्सन धरने पर है, कोई ट्वीट नहीं। मैडम महबूबा मुफ्ती का कोई ट्वीट नहीं, और स्पेशली गुलाम नबी आजाद, 3 फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गुलाम नबी आजाद का ताल्लुक इस पूरे बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई ट्वीट नहीं। और इस पर तुरा यह भी है कि इंतजामिया भी अभी कोई बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर नहीं ले ली है। तो फिलहाल जी यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि प्रोटोकॉल सेट किए जा रहे हैं और एक और प्रोटोकॉल अब मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में भी सेट किया जा रहा है कि उसको लेकर हंगामा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ और होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ रही है और कोविड की रफ्तार क्या कुछ जारी है। ताजा तरीन तफसीलात के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।